खोई हुई फिल्मों की तरफ मेरा आकर्षण हमेशा से ही मेरे अंदर एक अजीब हिस्सा रहा है। एक ऐसा बैज जिसे मैं गर्व के साथ पहनता था। उस वक्त मैं 9 साल का था। तबीयत खराब होने और कमजोरी के कारण मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता था। फिल्मों में मुझे एक नई दुनिया मिल गई और उस वीकेंड पर मैंने सिटीजन केन, गॉडफादर 1 and 2 और लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखी। इन वर्षों में मुझे कई पुरानी क्लासिक फिल्में हाथ लगी, खासकर हॉलीवुड के गोल्डन ईयर्स में बनी फिल्में। लेकिन एक ऐसी फिल्म भी थी जिसके बारे में मैंने सिर्फ इंटरनेट पर इधर उधर खानाफूसी सुनी थी, जिसकी रिलीज होने पर एक छोटा सा विवाद पैदा हुआ और उसे फौरन हटा दिया गया। और इस तरह मेरी नजर डार्क वेब पर द शैडो बियॉन्ड की लिस्टिंग पर पड़ी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह फिल्म 1952 में अपनी एक मात्र स्क्रीनिंग के बाद से खो गई थी। एक ऐसी स्क्रीनिंग जो एक ट्रेजेडी में बदल गई, जब उसके दर्शकों को अनकहे आतंक की स्थिति में पाया गया और कुछ तो फिल्म देखने के बाद पागल ही हो गए। मेरा दोस्त एलेक्स, जो इस भयानक और डरावनी घटना से उतना ही उत्सुक था जितना कि मैं, मेरे साथ इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हो गया, इस बात से बेखबर कि हम अपने जीवन में किसे आमंत्रित कर रहे हैं। हमने अपने कम रोशनी वाले लिविंग रूम में प्रोजेक्टर सेट कर लिया। रील से हल्की बासी गंध आ रही थी जो भूले हुए समय की फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई, हमारा स्वागत ऐसे दृश्यों से हुआ जो पहले तो साधारण लग रहे थे। गलियों में छिपी छायादार आकृतियां, कोहरे से ढके शहर में मार्च करते हुए बिना चेहरे वाले लोगों का जुलूस। लेकिन जिस तरह की आकृतियां घूम रही थी उसमें कुछ ऐसा था जो सम्मोहक था, जैसे वो रोशनी और परछाई से कुछ ज्यादा हो। हम उस मूवी में खोए जा रहे थे। ये सिर्फ पुरानी फिल्में चलाने की एक चाल है। एलेक्स ने ऐसा कहकर हंसी में बात टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमने आज के जमाने की फिल्में देखी हैं, उसके आगे फिल्म फीकी लग रही है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, उसके चित्र और भी ज्यादा परेशान कर देने वाले होते गए। उन सीन्स में अजीब रीति रिवाज दिखाए गए और डरावनी आकृतियों वाली परछाइयों वाले दृश्य हमारे सामने टिमटिमाने लगे। तभी हमने देखा कि हमारे आसपास की हवा ठंडी होने लगी। कमरे में परछाइयां गहरी हो रही थी और हमारे करीब आ रही थी, जैसे वो टिमटिमाती छवियों द्वारा खींची जा रही हो। चार्ल्स, क्या तुम इन्हें महसूस कर रहे हो? एलेक्स ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें बदलती परछाइयों पर टिकी थी जो कमरे में हमारे सामने नाचती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था। उस फिल्म ने हमारे ऊपर कोई मंत्र फूंक दिया था, जिसका संबंध प्राचीन और बुराई फैलाने से था। हमें तभी रुक जाना चाहिए था। हमें चेतावनी का साइन समझ लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं समझे। जो चीज इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती, उसकी जिज्ञासा, उसने हमें वहीं अटकाए रखा। स्क्रीन से हमारी आंखें हट ही नहीं रही थी। उस रात एलेक्स के जाने के बाद असली आतंक शुरू हुआ। मैंने खुद को यह सोचकर मनाया कि यह फिल्म देखने के बाद के प्रभाव हो सकते हैं, ये मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मेरे घर में परछाइयां अपने आप हिलती डुलती, खिंचती और मुड़ती हुई विचित्र आकृतियों में बदलती हुई दिखाई दे रही थी, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा था। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, ऐसी आवाजें जो पता नहीं कहां से आ रही थी। ऐसी भाषा में बोला जा रहा था जिसे मैं समझ नहीं सकता था, और फिर भी मैं डर से भर चुका था। मैं मुश्किल से ही सो पाया। आराम के कुछ पल बुरे सपनों से भरे हुए थे जो असली लग रहे थे। फिल्म के दृश्य बार बार दोहराए गए, लेकिन हर बार छाया से निकलकर कोई चीज मेरे ऊपर अपनी नजर डालती। उसकी आंखें एक द्वेष से भर जाती थी जो मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख देती थी। अगले दिन मैंने एलेक्स को फोन किया। मैं सामान्य स्थिति की एक झलक पाने के लिए बेताब था। मुझे उम्मीद थी कि वो मुझसे कहेगा कि यह सिर्फ मेरे दिमाग की कल्पना थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं आखिरकार शाम को उससे मिला तो उसकी आवाज तनावपूर्ण और डरी हुई लग रही थी। चार्ल्स, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उन परछाइयों में से एक को आज देखता हूँ। दिन के समय वो मुझे सड़क की दूसरी तरफ से देख रही थी, छाया के नीचे कहीं खड़े होकर। जब मैंने आग झपकाई तो वो जा चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि मैंने क्या देखा था। उसकी बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सिर्फ मेरे दिमाग की उपज थी, लेकिन एलेक्स की बातों ने यह जाहिर कर दिया था कि हमारा बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद के दिन ऐसे बुरे सपने में बदल गए जिससे हम जाग नहीं सके। एलेक्स और मैंने अपने अपने अनुभवों को समझने की कोशिश की। जो परछाइयां हमें घूर रही थी, हमारा पीछा कर रही थी, वो आवाजें जो हमारे कानों में पड़ रही थी, उनके पीछे के लॉजिक को समझने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि द शैडो बियॉन्ड के माध्यम से किसी प्राचीन बुराई ने हमें अपने वश में कर लिया है। एक शाम जब मैं तेज गानों के पीछे उन फुसफुसाहटों को शांत करने की कोशिश कर रहा था,
तब मैंने अपने खिड़की के बाहर एक आकृति को खड़ा हुआ देखा। वो छाया में ढका हुआ था। वो बाकी आकृतियों से कुछ ज्यादा अलग नहीं था और उसका होना घबराहट पैदा करने लगा था। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और शीशे पर रखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन संदेश स्पष्ट था, मैं वहां अकेला नहीं था। एलेक्स, ये और भी बुरा होता जा रहा है। मैंने फोन करके अपने दोस्त से कहा। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। आज रात वो मेरे घर के बाहर था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमें इस फिल्म के बारे में और जानकारी लेनी होगी, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो दृढ़ था। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, जरूर उसके पीछे कोई वजह है। हो सकता है कि इसे रोकने का कोई तरीका है। उसकी बातों ने मेरे अंदर उम्मीद की लहर जगा दी और अगले ही दिन हमने पूरा इंटरनेट छानना शुरू कर दिया कि शायद कहीं से हमें द शैडो बियॉन्ड का कहीं जिक्र मिल जाए। हमारी खोज हमें एक ऐसे व्यक्ति तक ले आई जिसने प्राचीन की खोई हुई फिल्मों पर लेख लिखे थे, जिनमें से एक हमारी वाली भी थी। उसने हमसे बात करने के लिए हामी भर दी। हमारी उत्सुकता देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो लेखक एक बहुत ही दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखों में बहुत कुछ देख लिया था। हमारी कहानी को उसने बिना किसी भाव के सुना। जब हमने बोलना खत्म किया तो उसने एक लंबी सांस ली और अपनी नजरें घुमा ली। हाँ, तुम इस अनुभव को करने वाले पहले नहीं हो, उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, इस फिल्म को एक समुदाय ने आज से 50 साल पहले बनाया था। इसे हमारी और छाया की दुनिया के बीच के पर्दे को तोड़ने के लिए एक रीति के रूप में बनाया गया था। उनका मानना था कि वो परछाइयों को अपने वश में कर सकते हैं, उन्हें अपना मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो गलत थे। परछाइयों को वश में नहीं किया जा सकता, सिर्फ उजागर किया जा सकता है। उनके शब्द ठंडे पानी के छींटों जैसे थे। हमने एक ऐसी चीज को आमंत्रण दे दिया था जिसे काबू करने की हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। अब क्या करें? एलेक्स ने पूछा। उसकी आवाज में रोने वाला स्वर था। उस आदमी ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहने लगा, असली रील में दरार को सील करने की रस्म शामिल होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल होने से पहले ही वो खो गई थी। उसके बिना मुझे डर है कि तुम्हारे द्वारा खोले गए इस दरवाजे को बंद करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उस रात परछाइयां और भी ज्यादा गहरी और घातक लग रही थी। फुसफुसाहट और चीखों में बदल गई। अंधेरा बुरे इरादों से जीवित था। एलेक्स और मैं बड़ी मुश्किलों के साथ मेरे घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। रोशनी के लिए हमारे पास मोमबत्ती का इकलौता माध्यम था जो झिलमिला रहा था और उसकी परछाई दीवारों पर पड़ रही थी। हम दोनों एक साथ थे, लेकिन बुरी तरह घबराए हुए थे। हमें वापस जाना होगा, मैंने कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हमें एक बार फिल्म देखनी होगी। जरूर कुछ ऐसा है जो हमने मिस कर दिया है, कोई क्लू जिससे हम इसे खत्म कर सकते हैं। एलेक्स ने सर हिलाकर हाँ कहा। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, लेकिन वो दृढ़ था। हमने खुद को तैयार किया, इस बात से अनजान कि हमने मंजिल मिलेगी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते थे कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रोजेक्टर चालू हुआ। शैडो ऑफ बियॉन्ड का सीन दीवार पर दिखाई देने लगा। हम बहुत ही गौर से उन्हें देखने लगे कि शायद हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाए, लेकिन जैसे ही फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची, कुछ बहुत अजीब हुआ। उस फिल्म में जो परछाइयां दिखाई गई थी, पहले उन्होंने लैंप उठाया और उस फिल्म के हीरो पर मारा, लेकिन इस बार वो सीन अपने आप रुका और ऐसा लगा जैसे वो परछाई हमारी तरफ मुड़ी। अचानक कमरे में असहनीय ठंड बढ़ गई और एक ही सेकंड के अंदर वो राक्षस हमारी तरफ घूम गया। वो स्क्रीन से बाहर कूदा और असली दुनिया में आ गया। हम चिल्लाए, लेकिन इससे पहले कि वो हम तक पहुंच पाता, हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और हम बेहोश हो गए। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन वो रील खुद ब खुद जल गई थी। उस दिन वो भयानक मंजर खत्म हो गया, लेकिन उस रात मैंने और एलेक्स ने जो देखा, वो हम अपने दुश्मन के साथ होने की भी उम्मीद नहीं करेंगे। ये सब डार्क वेब में एक मासूम गहरे गोते के रूप में शुरू हुआ। मेरा दोस्त जेमी और मैं, हमारे जिज्ञासा इंटरनेट के छुपे हुए कोने में खोजने से ज्यादा की नहीं थी। हम एक ऐसे मंच पर पहुंचे जो पहले तो हान रहित लग रहा था, एक ऐसी जगह जिसे लोग अनसुलझे रहस्य और कभी कभार साजिश के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये उत्साहजनक था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने किसी छुपी हुई दुनिया की खोज कर ली थी, जब तक हमने वॉचर नाम के एक व्यक्ति से प्राइवेट मैसेज नहीं मिला। वॉचर का कहना था कि वो हमें देख रहा था और डार्क वेब के लिए हमारे दृढ़ उत्साह को समझ रहा था। मैसेज ज्यादा स्पष्ट तो नहीं था, लेकिन जिस चीज ने हमारे पैरों से जमीन खिसकाई वो थी
उसके साथ की अटैचमेंट। उस फाइल में हमारी निजी जानकारी थी, तस्वीरें, प्राइवेट बातें और ऐसी डिटेल्स जो किसी अनजान को पता नहीं होनी चाहिए। मैसेज साफ था, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था। हमें जो पहला काम मिला वो तो हंसी के लायक था। भीड़ भरे बाजार के बीचों बीच जाकर जोर जोर से किसी अफवाह को फैलाना था। ये शर्मिंदगी भरा तो था, लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमें लगा उसकी ये बात मानेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने वो किया और प्रूफ के तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया। ये मार्केट कब्रिस्तान पर बना हुआ है, तुम एक प्राचीन लड़ाई की जमीन पर चल रहे हो, जेमी चिल्लाया। इस जमीन के नीचे पुराने गहने दफन हैं, हमें यहाँ खोदना होगा। एक चुराया हुआ खजाना लड़ाई के वक्त खो गया था और उसे इसी कब्रिस्तान में छुपा दिया गया। वॉचर का जवाब बहुत ही सरल था और डरा देने वाला भी। बहुत बढ़िया, जल्द ही और काम मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए काम का स्तर भी बढ़ता गया। एक दिन उसने डिमांड किया कि हम अपने चेहरे पेंट करके अजीब सा मेकअप लगाकर लोकल हाई स्कूल में फुटबॉल का मैच देखने जाएं और शांत रहकर टीम को प्रोत्साहन दें। हमें कहा गया था कि सामने लगे कैमरे की तरफ लगातार बिना पल के झपकाएं देखते रहना है। एक बार वीडियो को वॉचर की मंजूरी के लिए आगे भेजें और मंजूरी मिलने के बाद मामले को आगे बढ़ाने का वादा दिया गया। हम छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर हमें अपनी निजी जानकारी की याद आई। हमें ये करना ही था, हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। मैंने जेमी का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। अगर उसके डैड को उन जानकारियों का पता चला तो वो उसे मार डालेंगे। अगला काम जो हमें मिला वो किसी डरावनी कहानी के दृश्य जैसा था। हमें शहर के लोकल एनिमल शेल्टर में जाना था, वो भी जोकर बनकर, और सभी कुत्तों को खुला छोड़ना था और ये सब होते हुए रिकॉर्ड भी करना था। ये काम न सिर्फ अजीब बल्कि गैर कानूनी भी था। हमारी निजी जानकारी किसी तलवार की तरह हमारे गले में लटक रही थी, जिसने हमें सब कुछ करने पर मजबूर कर रखा था। हमने रात के अंधेरे में उस काम को अंजाम दिया। हर एक काम किसी समुद्र की गहराई की तरह था, जिसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। पागलपन की हद तक उतरना जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हमें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और हमारे हर काम के पूरे करने से उसकी हमारे ऊपर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। हम एक खतरनाक खेल के मोहरे थे। हमारे जीवन बेकाबू हो चुका था। जेमी और मैंने कई रातें सोचने में निकाल दी कि हम इससे किस तरह बाहर आए, लेकिन वॉचर हमसे हमेशा एक कदम आगे था। अगला हर काम पिछले वाले से और भी ज्यादा अपमानजनक और खतरनाक निकलता। हमें तोड़ देने वाला, हमारी दोस्ती को तोड़ देने की कोशिश वाला। आखिरी टास्क मृत्यु दंड की तरह आया। हम ये पढ़कर घबरा गए। आधी रात को अपने घर की बिल्डिंग से कूद जाओ और उसे लाइव स्ट्रीम करो। ऐसा करने से तुम्हें आजादी मिल जाएगी, हमेशा के लिए। इस बेतुके मैसेज में शामिल खतरे ने हमें सुन्न कर दिया। बात अब कानून तोड़ने, अपमान होने की नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। मैं जेमी के साथ बिना कुछ बोले बैठा हुआ था। हमारी स्थिति ने हमें बांध कर रख दिया था। तभी निराशा की गहराई ने मेरे अंदर आज्ञा ना मानने की चिंगारी को भड़का दिया। मैं वॉचर को जीतने नहीं दे सकता था, नहीं दूंगा। मैंने इस राक्षस का डटकर सामना करने और अपने जीवन को फिर से वापस लाने के लिए वॉचर ब्लफ को फोन करने की योजना बनाई। जेमी झिझक रहा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन आखिरकार उसने सहमत होकर अपना सर हिला दिया। हम इसमें एक साथ थे, चाहे अच्छा हो या बुरा। जैसे ही हम छत पर गए तो रात काफी काली और गहरी थी। ठंडी हवा हमें काट रही थी। हमने लाइव स्ट्रीम ऑन की जैसा कि उसने हमसे कहा था, लेकिन उसकी बात मानने के बजाय मैंने कैमरा अपनी तरफ किया और वॉचर से सीधा बात की। हम दोनों उसका पर्दाफाश करना चाहते थे। हम इन सबसे तंग आ गए हैं। तुम दुनिया को हमारी असलियत बताना चाहते हो? ठीक है, हम अपने पेरेंट्स की निराशा को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से कूदकर अपनी जान देने के लिए नहीं, समझे? इसके बाद की शांति इतनी लंबी थी, ऐसा लगा जैसे मैं बहरा हो गया हूँ। समय का वो रुका हुआ पल, जैसे सब कुछ बीच में अटका हुआ। फिर एक मैसेज आया, बहुत खूब, तुम अब आजाद हो। मैंने चैन की सांस ली। एक भावना इतनी गहरी कि मन में उत्साह भर गया। आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी सुख और शांति से भर गई। वॉचर की नामौजूदगी का एहसास ऐसा था जैसे हम एक दबाव भरी जिंदगी से उभर कर आए हों, लेकिन जीवन में शांति एक भ्रम की तरह आई थी। हमारे विरोध के मद्देनजर एक भयानक सन्नाटा छा गया। जेमी मुझसे दूर हो गया। उसका चुलबुलापन किसी छाया में खो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था। हमारी बातें कम होने लगी। आंखें डर और हमारे हाल के अतीत के भारी बोझ से भरी हुई थी। मैंने उसके अंदर के बदलाव का कारण उस स्थिति को दिया जिसे हम दोनों ने झेला था। मुझे यकीन था कि वक्त के साथ साथ वॉचर द्वारा दिए गए हम दोनों के बीच के मुठभेद के घाव भर जाएंगे। फिर एक शाम मुझे एक फोन आया।
जिसने सामान्य स्थिति की उस नाजुक झलक को तोड़ दिया जिससे हम दोनों दोस्त बंधे हुए थे। जेमी की मॉम फोन पर थी। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उनका गला भर आया था। उन्होंने बताया कि जेमी ने बिल्डिंग की छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। उसकी अंतिम यात्रा कुछ अनजान लोगों ने देखी थी। मेरे आसपास की दुनिया जैसे रुक सी गई। सच्चाई के टुकड़े टुकड़े हो गए। जो कुछ भी मैंने सुना था उस पर विश्वास करने से इनकार करते हुए मैं सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ा। तभी मेरी नजर पुलिस की गाड़ियों और दर्शकों की भीड़ पर पड़ी। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। एक ऐसा सच जिससे मेरा दम घुटने का खतरा था। जेमी कूद गया था और उसका कारण एक बुरे सपने की पहेली की तरह बार बार आने वाला था। आने वाले दिनों में मैं कंफ्यूजन और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता रहा। आखिर जेमी कूदा क्यों? क्या वॉचर ने वापस आकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, या फिर हमने जो कुछ भी सहन किया था वो उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था? मैंने हम दोनों के बीच की बातचीत को दोबारा देखा। शायद मुझे कोई संकेत मिल जाए, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सवाल का जवाब ना मिलना भी अपने आप में परेशान कर देने वाला था। इस एहसास ने मुझ पर तेज लहर की तरह वार किया। पल भर बगावत का हमारा करार एक दिखावा था, बहादुरी का वो पल जिसने गहरी और भी ज्यादा खतरनाक निराशा को छुपाया हुआ था। जेमी को उसकी सीमा से परे धकेल दिया था। मैं इन संकेतों को देखने में असफल रहा। मैं अपनी राहत में इतना दबा हुआ था कि मुझे अपने दोस्त के संकल्प में आ रही दरारों का पता ही नहीं चला। जब मैं जेमी की मौत के बाद के परिणामों से जूझ रहा था, एक चौंका देने वाली खोज हुई। पुलिस ने मुझे बताया कि जेमी की छलांग का लाइव स्ट्रीम वॉचर से जुड़े सर्वर पर खोजा गया है। लेकिन जब उन्होंने उस जगह पर छापा मारा तो उन्हें वहां एक चीनी परिवार रहता हुआ मिला जो अवैध रूप से रह रहा था। जेमी की छलांग, चाहे वो आजादी के लिए हताश होकर लिया गया कदम हो या फिर आजाद होने के लिए वॉचर का आखिरी आदेश मानने की प्रक्रिया, यह हमेशा से ही वॉचर का खेल का हिस्सा था। निराशा में एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अंतिम संस्कार के फौरन बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मुबारक हो, तुमने ये एक्सपेरिमेंट पार कर लिया है। कौन हो तुम? तुम मुझे जानते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं, उसने खुद किया। ये मेरा 7वां एक्सपेरिमेंट था। 7 कपल्स ने अपने राज बाहर आने से बेहतर मरना चुना, तुम्हारे सिवाय। तुम डटे रहे। ये एक नमूना है जो जीवित रहना चाहिए, साहसी। आखिर तुम हो कौन? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं बस देखता हूं कि किस तरह मेरे शिकार इस खेल को खेलते हैं जब मैं उन पर दबाव डालता हूं। तुम पागल हो। मैं जानता हूं। क्या तुम जानना चाहते हो कि उसके आखिरी शब्द क्या थे? क्या? मुझे अभी बताओ। वो तुम्हारे आने का इंतजार करेगा। आखिरी में जेमी को इस हद तक लाने वाली सच्चाई मायावी बनी रही, डार्क वेब की डिजिटल गहराइयों में दबी रही। हमारी यात्रा जो एक रोमांचक रूप से शुरू हुई, एक हादसे में समाप्त हो गई, जो इंटरनेट के छायादार कोने में छुपे खतरे को याद दिलाती है। मैं हमारी कहानी को एक सतर्क कहानी के रूप में बता रहा हूं, जो डिजिटल हेर फेर के विनाशकारी प्रभाव और डार्क वेब के छिपे खतरे का प्रमाण है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।